सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम उस विषय पर बात करेंगे जो पूरे देश में इस समय विवाद का विषय बना हुआ है। विवाद का विषय है अशोक स्तंभ। हमारा विषय भी यही है, अशोक स्तंभ, गरिमा को ठेस या सियासी द्वेष। संदर्भ यह है कि सोमवार को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा निर्माणाधीन संसद भवन के शीर्ष पर लगने वाले अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया। कांसे का बना यह अशोक स्तंभ है, तकरीबन 6.5 मीटर ऊंचा बताया गया है। कांसे का बना हुआ स्तंभ तकरीबन 950 किलो वजनी है। एक भव्य कलाकृति का नमूना उसे प्रस्तुत किया गया। देश के प्रधानमंत्री ने बाकायदा पूजा अर्चना के माध्यम से उसे अनावृत किया, लेकिन उस अनावरण के साथ ही विवाद पैदा हो गया। सबसे पहले विवाद इस बात को लेकर हुआ कि प्रधानमंत्री होते कौन है संसद भवन के संदर्भ में इस कार्रवाई को अंजाम देने वाले। कहा गया कि संसद भवन के संदर्भ में तो अधिकार लोकसभा अध्यक्ष का है, ये प्रधानमंत्री ने कैसे किया। ये आवाजें विपक्ष के स्तर पर सुनाई दी। दूसरी आवाज इस संदर्भ में आई कि पूजा अर्चना का क्या काम, एक धर्मनिरपेक्ष देश के अंदर पूजा अर्चना के माध्यम से यह अनावरण शोभा नहीं देता। ये दूसरा विवाद आया। तीसरा विवाद शुरू हुआ तब जब विपक्ष के तमाम नेताओं ने एक के बाद एक ट्वीट करके ये बताने की कोशिश की कि जो देश का राजकीय चिन्ह है, देश ने जिसको 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया जब संविधान लागू हुआ, उस समय जो राजकीय चिन्ह था उस चिन्ह को बदल दिया गया है। सारनाथ में जिस अशोक स्तंभ को प्राप्त किया गया था उसमें जो सिंहों की मुखाकृति थी, चतुर्मुख आकृति जिसे बोला जाता है, उस आकृति के स्वरूप में परिवर्तन कर दिया गया है। कहाँ अशोक के द्वारा जो सारनाथ में स्तंभ का निर्माण कराया गया था, वहां पर जो सिंह थे वो सौम्य मुद्रा में थे, धीर मुद्रा में थे, शांत मुद्रा में थे। वहीं अब जो सिंह की प्रतिमा लगाई गई है, जिस प्रकार का वो स्वरूप आया है, उसके अंदर उग्रता है, आक्रामकता है, हिंसकता है, आदमखोर स्वभाव है। तो कुल मिलाकर जताने की कोशिश की गई कि वर्तमान में जो सरकार अस्तित्व में है उसने अपनी मनोवृत्ति को, अपनी मनोदशा को इस नए राजकीय चिन्ह के माध्यम से प्रतिबिंबित करने की चेष्टा की है। जिस मूर्तिकार ने इसे बनाया है उसने इस आरोप को खारिज किया। उसने कहा है कि किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है, ये केवल ऊपर और नीचे से देखने का फर्क है। जो फोटो खींचे गए हैं वो किस कोण से खींचे गए हैं उसके तहत इस प्रकार का परिवर्तन दिखता है। हमने मूल स्वरूप से कोई परिवर्तन नहीं किया है। बचाव में आए केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, उन्होंने कहा कि कलाकृति में दोष नहीं है, दोष देखने वालों की आंखों में है। आप किस तरीके के नजरिए के साथ देखना चाहते हैं वैसा आपको दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर आज हम इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या वाकई राजकीय चिन्ह के स्वरूप में बदलाव किया गया है, और समझने की कोशिश ये भी करेंगे जिस बदलाव की बात विपक्ष कह रहा है क्या वो बदलाव वाकई सरकार के चाल चरित्र को प्रतिबिंबित करते हुए, या कुल मिलाकर विपक्ष कारण खोजता रहता है इस सरकार के द्वारा किए जाने वाले कामों के संदर्भ में। जब से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आया है अस्तित्व में, तब से ही विपक्ष के निशाने पर है। कभी मोदी महल के रूप में, कभी फिजूल खर्ची के रूप में इस पूरे प्रोजेक्ट की आलोचना की जाती रही है। तो क्या यह आलोचना भी उसी का एक अंग है कि हमें तो कुल मिलाकर विवाद करना, या वाकई इसके पीछे कोई गहराई है, गंभीरता है, दृष्टि है? इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान इस गंभीर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और पूरे देश में विवाद का विषय बन चुके देश के राजकीय चिन्ह के संदर्भ में बात करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि यदि आप चीजों को देखने के तरीके को बदलते हैं तो आप जिन चीजों को देखते हैं वो भी बदल जाती हैं। ये अमेरिकी लेखक हुए वेन डायर, उन्होंने कुल मिला के नजरिए को लेकर बात कहने की चेष्टा की। तो क्या यह नजरिए का फर्क ही राजकीय चिन्ह के संदर्भ में बदलाव को जाहिर कर रहा है? सरकार का दावा है कोई बदलाव नहीं हुआ, पर विपक्ष का कहना है बदलाव जैसा आपके तौर तरीकों में हुआ है वैसे ही आपने राजकीय चिन्ह को भी बदल दिया है। इसी को ध्यान में रखते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र राजपूत जी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बहुत संजीदगी से अपनी बात रखते हैं। आक्रामकता के साथ अपनी बात रखने के लिए चिंतामणि मालवीय जी हैं। जैसे शेर का स्वरूप दिखाया जा रहा है आज, कमोबेश उसी लहजे में बात करते हैं। चिंतामणि मालवीय जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ देवेंद्र वर्मा जी हैं, संसदीय मामलों के मर्मज्ञ हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव हैं। विनय कुमार मिश्र जी हमारे साथ में हैं, इतिहासकार हैं। अशोक स्तंभ भारत की धीरता, गंभीरता और सामर्थ्य का प्रतीक है। अशोक के संदर्भ में जहां उसकी तलवार की ताकत को भी दुनिया ने देखा, वहीं शांति के सिद्धांत के संदर्भ में विश्व पताका उन्होंने जिस तरीके से फहराई भारतीय ज्ञान की, उसको भी लोग जानते हैं। पर उसके विभिन्न पहलुओं को जानने के लिए हम विनय कुमार मिश्र जी को साथ में जोड़े हुए हैं। एक और खास मेहमान निशांत वर्मा जी कुछ देर में हमारे साथ हिस्सा बनेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत
इस देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के प्रतिनिधि सुरेंद्र राजपूत जी से करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं वाकई आपकी नाराजगी चिन्ह में बदलाव को लेकर है या आपकी नाराजगी इसी बात को लेकर है। मोदी ने कोई काम किया है और कोई भी काम किया है तो उस पर सवाल उठाना हमारा नैतिक धर्म है, हमारा राजकीय कर्तव्य है और उस कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। तो उन्होंने पूजा कर ली है, पूजा पर विवाद हम कर ले रहे हैं। तो सुरेश जी थोड़ा स्पष्ट करें, किस विचार के साथ हैं आप, किस बात पे इतना नाराज हैं, किस बात पे अधीर रंजन चौधरी ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं और उसके समर्थन में बाकी लोग अपने मंतव्य व्यक्त कर रहे हैं। सुरेश जी। हिमांशु भाई, पहले तो हम आपको बधाई दें कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत बढ़िया आपने पश्चिमी चरित्र का जो आज आपने अपने ड्रेसिंग सेंस किया है वो अपने आप में हॉलीवुड के हीरो टाइप लग रहे हैं। धन्यवाद जी। तो अब दूसरी बात आप आ जाइए, जब आप मूल बात पर आ रहे हैं जी। यहाँ पर दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं जी। पहली बात, विपक्ष के सवाल मान लीजिए गलत हैं जी, तो क्या सरकार को उसके समाधान नहीं करने चाहिए जी, और उसके समाधान का सिर्फ एकमात्र तरीका है, फिर मैं विवाद पर भी बोलता हूं जी, उसके समाधान का एकमात्र तरीका है कि साहब विपक्ष को आप भरोसे में लें, बात करें कि नहीं साहब कोई ऐसी वो नहीं हुई है, 4-5 सांसदों की एक टीम बना दें, उसमें 5-7 लोग जो टेक्निकल एक्सपर्ट हों, कुछ इतिहासकार हों, विनय कुमार मिश्रा जी जैसे, एक रिपोर्ट एक 5 दिन में सारी चीजें ढूंढ ढांड करके दे दें और ये कह दें कि साहब इसमें कोई चेंज हुआ हो तो हम ठीक कर देंगे और नहीं हुआ हो तो ये आंखों का भ्रम है, बात खत्म हो जाएगी। बहुत स्पष्ट एक लाइन की बात है। ये तो मैंने कर दी आपको समाधान की बात, जिसपे कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी असहमत होगा जी। जो शख्स अपनी राजनीतिक विचारधारा से इतर देश की बात करेगा वो असहमत नहीं हो सकता। विचारधारा में तो पटने चुरल हम एक दूसरे के विरोध में बात करें। अब आप आ जाइए विरोध पर। आप एक चीज को देखिए कि लगातार जो पार्टी जिसके पास अपना इतिहास नहीं होता है वो ऐतिहासिक तथ्यों को, ऐतिहासिक अभिलेखों को, इतिहास की बातों को और इतिहास के प्रतीक चिन्हों को कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट करने का काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर, गांधी जी से लेकर, मोतीलाल नेहरू जी से लेकर, सरदार पटेल से लेकर लगातार हमको करती आई है। मुगलिया सल्तनत की तो ये बात करते हैं, अंग्रेजों की ये बात नहीं करते। तो लगातार जो पार्टी इस तरीके की बात करती आई तो उस पर प्रश्न है जो स्वाभाविक रूप से उठेंगे और वो स्वाभाविक प्रश्नों का जवाब देना सत्ता पक्ष का काम होता है, चाहे वो प्रश्न जायज हो और चाहे वो जायज नहीं हो। मैं फिर से मैं कहता हूं एक बात को, ठीक है ना। अब आप आ जाइए कि आप इस चीज को देखिए, अगर विपक्ष ने कहा कि साहब ये इस तरीके से गड़बड़ हुई है, शेर जो है गुर्राने की मुद्रा में है या जो भी जितनी भी चीजें ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ हुई, तो आप इसका एक समाधान कर देते। लेकिन इसके समाधान के जगह पर कर क्या रहे हैं हिमांशु भाई, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके जितने साथी बाराती हैं, जिम्मेवारी से कह रहा हूं, जिनको हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, सारे के भाई शेर गुर्राएगा नहीं तो क्या करेगा शेर का काम गुर्राना है। अब 70 साल में शेर दहाड़ने लायक हुआ है, अब ऐसा है मोदी राज है, मोदी का शेर तो गुर्राएगा। इससे ये कहीं ना कहीं जानकारी मिलती है कि भारतीय जनता पार्टी, उनके ट्रोलर गैंग, उनके समर्थक, उनके साथी इस कृत्य को जायज ठहरा करके कहीं ना कहीं विपक्ष के पाले में सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर इसकी जवाब में भी अगर प्रधानमंत्री या सरकार की ओर से एक आ जाता कि जस्ट शट अप, कोई इसमें चेंज नहीं हुआ है, आप कैसे कह रहे हो शेर दहाड़ रहे हैं। आपको मैं बताऊं, नाम लेकर के, आप चाहे आपके चैनल पे उचित नहीं है किसी का नाम लेना, नाम लेकर के मैं बताता हूं, उन किसी भी ट्वीट का आपने कोई संदर्भ नहीं लिया। मैं ये कहता हूं आज की डेट में कि सरकार विवाद बढ़ाने के लिए बैठी है या समाधान करने के लिए बैठी है। तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी सरकार, विपक्ष हमेशा बात करेगा समस्या। मैं सुरेश जी बीच में हस्तक्षेप करना चाहूंगा आपके द्वारा उठाए गए मुद्दे के संदर्भ। आपने कहा सरकार स्पष्ट करे, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, किस विभाग के अंतर्गत आता है? शहरी विकास मंत्रालय के अधीन आता है। शहरी विकास मंत्रालय का मंत्री कौन है? हरदीप पुरी हैं। हरदीप पुरी जी ने बाकायदा 2 फोटो ट्वीट किए हैं और उसमें यह कहा है कि यह देखने वालों की आंख पर निर्भर करता है कि वह क्या देखना चाहता है। सारनाथ की मूल कृति 1.6 मीटर की है, जबकि संसद पर लगी कृति 6.5 मीटर की है।
अगर इसे सारनाथ के आकार में ही कर दिया जाए तो दोनों बिल्कुल एक जैसे लगेंगे। संसद भवन पर स्थापित अशोक स्तंभ 33 मीटर की ऊंचाई पर है, वहां मूल कृति के आकार की कृति लगाने से कुछ भी नहीं दिखता, लिहाजा बड़ी कृति लगाई गई है। अब केंद्रीय मंत्री ने जब पक्ष स्पष्ट कर दिया एक बात, दूसरा जो मूर्तिकार हैं इसके, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमने मूल कृति में कोई बदलाव नहीं किया है, दूसरी बात। तीसरी बात, इतिहास के संदर्भ में भी जानना चाहूंगा कि अशोक का स्तंभ जो सारनाथ में पाया गया, वैसे 7 स्तंभ देश में अलग अलग स्थानों पर पाए गए, उन सब में भी कुछ ना कुछ फर्क रहा, क्योंकि ये फोटोकॉपी नहीं थे, ये कलाकृतियां थी। सांची में जो स्तंभ मिला उसके स्वरूप में अंतर है, जो स्तंभ सारनाथ में मिला उसके स्वरूप में अंतर है। और तीसरी और आखिरी महत्वपूर्ण बात अंतर के संदर्भ में यह भी है सुरेंद्र राजपूत जी, कि जब भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान सारनाथ के स्तंभ के इन चारों शेरों को राजकीय चिन्ह के तौर पर अपनाने का फैसला संविधान निर्माताओं के द्वारा किया गया, तो वो काम नंदलाल बोस को सौंपा गया था, जिनके द्वारा संविधान की प्रति की साज-सज्जा की गई। और उसमें दीनदयाल जी के पास में ये काम आया था, और उनके पास ये काम इसलिए आया था कि उन्होंने शेरों के संदर्भ में पहले काफी रिसर्च किया हुआ था। उन्होंने चिड़ियाघर में जा जाकर शेरों के हाव भाव को देखा और उसके आधार पर उस डिजाइन को अपने हाथों से तैयार किया। तो जो राजकीय चिन्ह है वो कोई फोटोकॉपी नहीं है कि अशोक के सारनाथ में पाए गए चिन्ह की फोटो खींची गई थी और वो स्थापित कर दी गई। वो हस्तलिखित है, हाथों के द्वारा चित्रकारी के माध्यम से उकेरी गई है। तो अब अगर कलाकृति के संदर्भ में सरकार कह रही है, कलाकार कह रहा है, अतीत बता रहा है, तो उसके बाद भी इसको वर्तमान सरकार की मनोवृत्ति के साथ जोड़ना, क्या यह एक संयोग है या विपक्ष के द्वारा किया जा रहा प्रयोग है? कि इस सरकार की सोच क्या है, इस सरकार की कार्यप्रणाली क्या है, सरकार का तौर तरीका क्या है, कि वो किस कदर हिंसक है, ये हमें बताना है। तो इसलिए एक माध्यम मिल गया है, तो इस माध्यम को छोड़ना नहीं है। हिमांशु भाई, एक शेर याद आ जाता है जी, कहते ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है जी, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है जी। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहा जाए, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। अब आप तय कर लीजिए, हिमांशु द्विवेदी सही कह रहे हैं या हरदीप पुरी सही कह रहे हैं। पहली बात, सारनाथ के हमने लाट को हमने अंगीकार किया था, बाकी जगह की लाट को अंगीकार नहीं किया। इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल ठीक। उसके शेरों की प्रतिकृति आज तक चलती आई है, वही आगे भी चलेगी, इससे भी आपकी असहमति नहीं है जी। अब हरदीप पुरी चूंकि उसके एक पार्ट है, नरेंद्र मोदी सरकार के एक पार्ट है, तो निश्चित तौर पर जब हम उन्हीं के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं तो हरदीप पुरी के जवाब से संतुष्ट होने का ना तो हमें हक होना चाहिए ना आपको होना चाहिए जी। दूसरी बात, जिस आप मूर्तिकार की बात कर रहे हैं, चूंकि उसने मूर्ति बनाई और वो मूर्तिकार कैसे कह दे कि नहीं साहब हमने मूर्ति अलग बनाई है, क्योंकि उसकी नौकरी चली जाएगी। तो मैंने आपसे एक समाधान दिया, वो समाधान ये है कि भाई आप निरपेक्ष लोगों की, विनय कुमार मिश्रा जी जैसे लोगों की, देवेंद्र वर्मा जी जैसे लोगों की, या एक एक्सपर्ट की पैनल, और उसमें बहुदलीय आप 4, 5, 7, 10 एमपी जो भी आप करना चाहें आप कर लें और उसके बाद उसका निर्णय आने दें। अगर कुछ बदलाव। सुरेंद्र राजपूत जी का सीधे तौर पर कहना है कि शंका है, इस शंका का निराकरण लोकतंत्र में होना चाहिए। विपक्ष के इतने नेता अगर शंका के संदर्भ में सवाल उठा रहे हैं तो उसका समाधान देना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार उस जिम्मेदारी से बचने के स्थान पर केवल दलील क्यों दे रही है? मुझे जाना था विनय कुमार मिश्र जी के पास ये समझने के लिए कि शेरों की प्रवृत्ति और तरीके को लेकर इतनी बात देश में चल रही है, वो क्या कहते हैं। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी ने माहौल इतना गर्म कर दिया है कि चिंतामणि जी का इस समय दहाड़ना बड़ा जरूरी है, बराबरी से आना चाहिए सत्ता पक्ष का नजरिया। तो मैं चिंतामणि जी आपके पास आना चाहता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी ने सिर्फ और सिर्फ इतना चाहा है कि भाई लोकतंत्र है, आप तो लोकतंत्र के प्रति बड़ा भरोसा रखने वाली बातें कहते हैं, प्रधानमंत्री जी भी बताते हैं भाषणों में कई बार, मजबूत विपक्ष देश में होना चाहिए, लोकतंत्र के लिए बड़ा जरूरी है। और विपक्ष जब आपत्ति जता रहा है, संदेह जता रहा है, सवाल उठा रहा है, तो आप उसे संज्ञान में भी नहीं लेना चाहते हैं। ऐसा विपक्ष के साथ बर्ताव करके लोकतंत्र को कैसे मजबूत कर रहे हैं, या जैसे शेर दहाड़ते हुए और हमला करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, क्या उसी तरीके से विपक्ष को भी आप खा जाना चाहते हैं, निपटा जाना चाहते हैं? इस प्रकार का एक भय कहीं व्याप्त हो रहा है, थोड़ा चिंतामणि जी रोशनी दीजिए ना। देखिए, दर्शन में 2 वाक्यों का बड़ा अच्छा वो है कि दृष्टि ही सृष्टि है।
जी आप जैसा देखते हैं वैसा ही आप पूरी दुनिया को अपने दिमाग में बसा लेते हैं, तो आपकी दृष्टि है वैसी सृष्टि है। तो दूसरा ये है कि बड़ा अच्छा तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु तुरंत देखी कैसी। तो इनको क्या है, कांग्रेस की एक समस्या है कि जब भी राष्ट्र, राष्ट्रीयता, संस्कृति, धर्म, भारत, भारतीयता का कुछ होता है तो इनको बड़ी तकलीफ हो जाती है। ये भारत को मजबूत होता हुआ, कुछ अच्छा होता हुआ, एक मजबूत स्वाभिमानी भारत को इनको पछता नहीं है। इसलिए आप देखिए कि जब इनकी सरकार थी तो उन्होंने जो भारतीयता, संस्कृति, उसका भी अपमान किया। पहले सत्यम शिवम सुंदरम ये स्लोगन हुआ करता था दूरदर्शन का। इनकी सरकार आई, इन्होंने सत्यम प्रियम सुंदरम कर दिया, वो शिवम काट दिया। शिवम का मतलब शुभ होता है भाई, लेकिन क्योंकि उसमें शिव लिखा है इसलिए इनको प्रॉब्लम हो गई, समस्या हो गई, इसलिए वो भी चेंज कर दिया। ये पूरा इस तरह बार बार भारत और भारतीयता और भारतीय संस्कृति से इनकी पता नहीं क्यों दुश्मनी है। क्योंकि कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज ने की थी, उसे स्वाभाविक रूप से भारतीयता से द्वेष था और उसी का परिपालन कांग्रेस अब तक करती रही है। और देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डीजी ने बता दिया कि भाई ये वैसा ही है, सारनाथ जैसा। दोनों फोटो सामने रख दिए, मुंह खुले हुए हैं। शेर तो शेर होता है, अब शेर को ये बिल्ली बनाना चाहे, क्योंकि इनको भारत का शेर दहाड़ता हुआ नहीं अच्छा लगता। ये मेक इन इंडिया का शेर का निशान बनाया नहीं, उससे भी इनको बहुत प्रॉब्लम हुई। कह रहे ये शेर का निशान बना दिया मेक इन इंडिया में, ये क्या मेक इन इंडिया है। और हर चीज में आप देखिए कि ये तो सेना के शौर्य पर भी सवाल उठा देते हैं। ये तो हर चीज पर, जितने भारत ने जो भी शौर्य का, साहस का, सामर्थ्य का काम किया, ये उसके खिलाफ खड़े रहे। तो आप कांग्रेस से कैसे उम्मीद करेंगे कि कांग्रेस कोई समर्थन करेगी? भाई हर जो अधिकारी है, निर्णायक, इनको केवल राजनीति करना है। मैं सोचता हूं कि ये बहुत दोषपूर्ण है, भारतीय लोकतंत्र के लिए बड़ा हानिकर है कि आप हर चीज पर सवाल उठाए। कुछ चीज में साथ हो जाइए। काफी के साथ, लेकिन बीच में हस्तक्षेप करना चाहता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये सिंह जो हैं 4 जो अशोक के द्वारा सारनाथ के स्तंभ में स्थापित कराए गए थे, इनको राजकीय चिन्ह अपनाने का फैसला क्या जनसंघ के द्वारा लिया गया था या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिया गया था? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्चस्व था, संविधान सभा में भी 2/3 से ज्यादा लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने आपके अनुसार भारतीय संस्कृति का प्रतीक समझे जाने वाले इन सिंहों को राजकीय चिन्ह के तौर पर अपनाया था। तो पहला सवाल तो आपसे है कि इनको भारतीयता से, भारत की संस्कृति से इतनी चिढ़ क्यों है? अगर चिढ़ थी तो फिर जाकर अपनाया क्यों उस संविधान सभा ने, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और ऐसे तमाम लोग थे। एक सवाल तो आपसे ये है, सत्यमेव जयते जैसा ध्येय वाक्य उस स्तंभ का हिस्सा बनाते हुए राजकीय चिन्ह के साथ में जोड़ा गया। इतनी चिढ़ थी, सत्य के प्रति अगर कांग्रेस का आग्रह नहीं था तो कुछ और लिख लेते, सत्य की ही जय हो। इस बात को स्वीकारने के पीछे कांग्रेस के वर्चस्व के दिनों में क्या जरूरत थी? दूसरा सवाल। तीसरा, आपने कहा सत्यम शिवम सुंदरम से शिव हटा दिया, तो सत्यम शिवम सुंदरम आया भी किसके दौर में था? क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसको ध्येय वाक्य के रूप में जोड़ा था और कांग्रेस ने बाद में हटा दिया, या कांग्रेस के शासनकाल के दौरान ही सत्यम शिवम सुंदरम जुड़ा था? और सत्य प्रिय हो, अगर इस भावना के तहत बात कह दी तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? सत्य प्रिय लगे, इसके संदर्भ में इतना ऐतराज क्यों है चिंतामणि जी? आपको जानने में दिलचस्पी है, तो ये 3 बिंदु थोड़ा सा रोशनी मिले। कांग्रेस को सत्य प्रिय लगता नहीं है, वो तो शिव दुश्मन लगता है, इसलिए इन्होंने शिवम हटा दिया और इसलिए प्रियम कर दिया। सत्य का और प्रियता का इनका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा है कि आपने कहा कि भाई उस समय देखिए सन 1950 में जब संविधान अंगीकार किया, तब यह भी अंगीकार किया कि जो 3 से जो 4 शेर वाला वो है वो होना चाहिए हमारा निशान। तो उस समय सभी लोग थे, कोई ये नहीं कि कांग्रेस अकेली थी। और ये उस समय ये कांग्रेस के पतन की कहानी है जो आपने कही है कि पहले तो स्वीकार करने लगे, लेकिन बाद में जो जो इनको लगा कि भाई मुस्लिम समाज का वोट चाहिए, मुसलमानों का वोट चाहिए, तुष्टीकरण बढ़ता चला गया। तो जो जो मुसलमानों की आबादी बढ़ती गई, तुष्टीकरण बढ़ता चला गया। और अब इनको शेर के मुंह खोलने से भी प्रॉब्लम है, क्योंकि शेर जब मुंह खोलेगा तो इनको लगता है पहले एक बात में रहो, क्या आपने प्रतीक चिन्ह बदल दिया है? क्या दोनों बात में विरोधाभास है? भाई आप पहले या तो ये मानो कि हरदीप पुरी नाम के जो शख्स हैं आपके कैबिनेट का हिस्सा है मोदी जी की, झूठ बोल रहे हैं। शेर पहले शांत थे, अब मोदी जी का दौर आया है, मजबूत भारत हो गया है, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार चल रही है, शेर ने मुंह खोल दिया है। या तो आप ये बोलें
कि हरदीप पुरी झूठ बोल रहे हैं, या अपने पार्टी के माननीय मंत्री के साथ रहें, कुछ बदला नहीं है, इनकी आंखों का दोष है, शेर वैसा ही है, केवल देखने का नजरिया बदला है। स्पष्ट करिए आप हैं किस तरफ, शेर बदल गया है या इनकी आंख बदल गई है? दोनों बातें नहीं हो सकती। आप इनकी आंख भी बदलवाएं और दूसरी तरफ ये भी बताएं शेर हमारा दहाड़ने लगा है अब, तो ये दोनों बात कैसे चलेगी? थोड़ा रोशनी दीजिए ना, कहां खड़े हैं आप तो दोनों तरफ खड़े नजर आ रहे हैं। ये कैसा दृष्टि दोष हमारी आंखों में आप पैदा कर रहे हैं? बहुत स्पष्ट कर रहा हूँ कि ये जो शेर दहाड़ता हुआ दिख रहा है ना, ये इनका इमेजिनेशन है, ये इनकी संकल्पना है, ये इनका डर है, ये इनका भय है, ये इनकी भारतीयता से दुश्मनी है। और वस्तुतः शेर वैसा ही है जैसा सारनाथ में है, क्योंकि उस समय भाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डीजी ने कह दिया, बात पूरी हुई। केंद्रीय मंत्री ने कह दिया, शहरी विकास मंत्री ने कह दिया, बात पूरी हुई। इनको प्रधानमंत्री जी से क्यों चाहिए खुलासा? क्योंकि इनको राजनीति करना है। बाकी शेर वैसा ही है, बाकी शेर वैसा ही है। अब शेर अब तक शांत था, अब दहाड़ता महसूस होने लगा, तो ये इनका दृष्टि दोष है। मुझे आना है इतिहासकार हमारे साथ में विनय कुमार मिश्र उनके पास में, लेकिन इससे पहले सुरेंद्र राजपूत जी हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, एक बार उनका हस्तक्षेप सुन लेते हैं। जी सुरेंद्र जी, आप कुछ आपत्ति जता रहे थे चिंतामणि जी के। तीन चार मेरी मैं तो धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा कि मेरी आपत्तियों को आपने ही रख दिया। मैं भी यही बातें कहना चाह रहा था, जो आपने संविधान सभा की बात कही और जो आपने बात करी, और यही भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है कि किसी बहस को आप उठाइए, किसी बहस को जी, इनकी बहस हिंदू मुसलमान के बिना, भारत पाकिस्तान के बिना बिल्कुल नहीं। एक तरफ ये कहेंगे, कुछ कहते हैं ना कि इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। ये सिर्फ बात बहादुर हैं, बतौले लोग हैं, वरना इनके मन में जहर बुझा हुआ है। कहते ना, मुंह में छुपी हो मीठी बातें, रग रग में अय्यारी हो, और उसकी दवा कहां से लाऊं जिसको ये बीमारी हो। मसला आ जाता है इनका ये। आज बहस हो रही है संसद के प्रतीक चिन्ह की, जिसमें हमने समाधान की भी बात करी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे हैं कि ना 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 दहाड़ेगा। अरे भाई, हम कह रहे हैं अगर नहीं बदलाव किया है, 5 आदमी 8 आदमियों की कमेटी बना करके विवाद को खत्म करिए। लेकिन ये विवाद इसलिए नहीं खत्म करेंगे हिमांशु जी कि क्योंकि इन्हें विवाद खत्म हो जाएगा तो आप बहस करने लगेंगे बेरोजगारी पर। विवाद खत्म हो जाएगा तो आप हिमांशु जी कि क्योंकि इन्हें विवाद खत्म हो जाएगा तो आप बहस करने लगेंगे बेरोजगारी पर। विवाद खत्म हो जाएगा तो आप बहस करने लगेंगे चीन हमारी सीमा के अंदर निर्माण कैसे कर रहा है, पुल कैसे बना रहा है, गांव कैसे बना रहा है। विवाद खत्म हो जाएगा तो आप पूछेंगे पठानकोट में ISI कैसे आ गई। विवाद खत्म हो जाएगा तो आप पूछेंगे क्योंकि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के आतंकी कनेक्शन क्यों नहीं कर रहे। जम्मू कश्मीर में वो आतंकी जो पकड़ा गया वो अमित शाह के साथ लड्डू पेड़े क्यों खा रहा है। जम्मू कश्मीर में ही जो दूसरा आतंकी पकड़ा गया, इनकी भाजपा का सरपंच जो था वो लश्कर तैयबा को हथियारों की सप्लाई क्यों कर रहा है। उदयपुर का जो आतंकी है वो कन्हैया लाल की हत्या कैसे कर रहा है। अगर आप इस सवाल से हट जाएंगे तो आपको मूल सवालों पे आना पड़ेगा। तो मूल सवालों से बचने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, ये सुरेंद्र राजपूत जी का कहना है, लेकिन हम मुद्दे पर रहते हैं और समझने की कोशिश करते हैं विनय कुमार मिश्र जी से। एक तो ये जानना है कि भाई इस देश की शांति के संदर्भ में, सद्भाव के संदर्भ में, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के चलते ये शेर को राजकीय चिन्ह के तौर पर क्यों अंगीकार किया। भाई शेर तो संयम का प्रतीक नहीं है, शेर तो कुल मिला के हिंसा का ही संदर्भ में देखा जाता है, साहस के संदर्भ में देखा जाता है, पुरुषार्थ के संदर्भ में देखा जाता है। पर हम तो शांत चित्त वाली बात करते हैं। तो गाय को हमने अपना राजकीय चिन्ह क्यों नहीं बनाया। और अगर हमें शेर के हिंसक होने को लेकर इतनी आपत्ति है, विपक्षी नेता बता रहे हैं, तो क्या बेहतर नहीं कि हम बकरी को ही बना लेते। तो मैं विनय कुमार जी आपसे समझना ये चाहता हूं कि क्या दृष्टि थी हमारे संविधान निर्माताओं की जिसमें इस चिन्ह को अंगीकार किया राजकीय चिन्ह के संदर्भ में। और दूसरा आपसे जानना चाहते हैं कि अशोक ने तो शांति का संदेश देने का संकल्प लिया, बुद्ध की शिक्षाओं को अंगीकार किया, पूरे विश्व में अहिंसा का मार्ग दिखाने के लिए प्रयास किया, और वह शख्स जब स्तंभों का निर्माण करा रहा था तो उसमें शेरों को दर्शा रहा था। एक विरोधाभास है। क्या दृष्टि थी इसके पीछे, क्या दृष्टिकोण था, ये समझना चाहते हैं। आप जैसा ज्ञानी हमारे साथ में थोड़ा रोशनी देंगे। क्या थी अशोक की दृष्टि, क्या थी संविधान निर्माताओं की दृष्टि, और इसके साथ अगर आप टिप्पणी करना चाहें, अगर आपको कोई परहेज ना हो, तो आज की सियासत की दृष्टि, 3 दृष्टियों के संदर्भ में आपकी टिप्पणी अपेक्षित है विनय जी। इसमें हिमांशु जी
उत्तर आने चाहिए थे। काफी आपका गहन अध्ययन है इस विषय में। लेकिन जो इतिहास के दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो सारनाथ केवल एकमात्र ऐसी जगह नहीं है जहां सम्राट अशोक के ये 4 शेरों वाला प्रतिबिंब दिखाई दिया हो। सांची और सांची के अतिरिक्त 35 अन्य स्थानों पर भी सम्राट अशोक के इन शेर वाले राष्ट्रीय चिन्हों का प्रयोग किया गया है। उनके प्रतिबिंब देखे गए हैं, इतिहासकारों ने उनका अध्ययन किया है और सभी जगहों पे, सभी मूर्तियों में, सभी चित्रों में इन शेरों की मुखाकृति में कुछ न कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। क्योंकि उस समय कोई मशीन के ढले हुए सांचे नहीं होते थे, साधारण आर्टिस्ट हुआ करते थे जो पत्थर पे कुरेद करके कोई प्रतिबिंब बनाया करते थे। तो उनसे एक ही आकृति की, एक ही लंबाई चौड़ाई के माप के किसी चित्र की परिकल्पना करना जो हमेशा सर्वथा बेईमानी साबित होगा। दूसरा चीज जो आपने कहा कि शेर जो है शांति के प्रतीक नहीं होते हैं, निश्चित तौर पर शेर जो है साहस और शौर्य और शक्ति का प्रतीक होता है। और अशोक भी अपने जीवन के उत्तरार्ध में जब कलिंग युद्ध जीते हैं तब वो शांति की ओर अग्रसर हुए हैं, तब वो उत्तम शरणम गच्छामि हुए हैं। उसके पहले उन्होंने अपने साहस और शौर्य और पराक्रम से पूरे न केवल भारत के जो पुराना अखंड स्वरूप था उसको स्थापित किया, और वह वास्तव में जो शेर का प्रतिबिंब जिन्होंने अपना राष्ट्रीय प्रतीक बनाया था, उसी स्वभाव के, उसी चरित्र के सम्राट अशोक थे, जिसकी वजह से उन्होंने भारत की एकता और अखंडता को स्थापित किया था। और ये उस समय का प्रतीक राष्ट्रीय उनके द्वारा बनाया गया हुआ था, स्वीकार किया गया था, जब वो अपने सत्ता के वैभव पर थे, अपने चरम पर थे। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उनके हृदय में परिवर्तन आता है और वो उसके बाद धीमे धीमे बुद्धं शरणं गच्छामि और शांति की ओर अग्रसर होते हैं। और उसके पश्चात बुद्ध की शांति की जो अग्रसर होना हुआ, उसी की वजह से भारत धीमे धीमे अपने पुराने वैभव को त्याग कर पराभव की तरफ आगे बढ़ा। और जहां एक तरफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, तिब्बत, ये सारे, इंडोनेशिया, मलेशिया, सारे कभी भारत के भूभाग हुआ करते थे, केवल उनके शांति की ओर जाने की वजह से ही धीमे धीमे भारत की आज जो वर्तमान स्थिति हुई है वो हुई है। शेर को जो आज की स्थिति में आप बता रहे हैं कि जो उसके मुखाकृति में परिवर्तन है, मुझे लगता है कि जो हरदीप पुरी जी का जो बयान है कि 1.5 मीटर की पुरानी प्रतिमा जो सारनाथ से ली गई है और ये 6.5 मीटर की प्रतिमा है, लगभग 4 गुने से भी ज्यादा का अंतर है। इसकी वजह से भी वो छोटा मुंह और उनको बड़ा मुंह दिखाई दे रहा है आलोचना करने वाले लोगों को। जो हमारे सामने जो बाकी अन्य जो विश्लेषक लोग बैठे हुए राजनीतिक दलों के लोग, अगर उनकी जेब में भारत सरकार द्वारा जारी किए हुए क्वाइन अगर हो, सिक्के हो, उनका अगर वो अभी अवलोकन करें तो उस सिक्कों में भी शेर का मुंह खुला हुआ दिखाई देगा। जब सिक्के में मुंह खुला हुआ दिखाई दे रहा है तो 1.5 मीटर और कहा 6.5 मीटर की प्रतिमा, कितना बड़ा अंतर होगा। निश्चित तौर पर उसका मुंह खुला और बड़ा दिखाई देगा। फिर जो आप कह रहे हैं कि ये मोदी जी की सरकार बदली है, मोदी जी ने जो है इस शेर के मुखाकृति को बदल दिया है, तो ऐसा नहीं है। पुराने समय में जब भगवान राम राजा थे और राज करते थे, उस समय जनता राजा नहीं चुनती थी। उस समय यथा प्रजा का सिद्धांत चलता था, जैसा राजा होता था वैसा राज्य होता था। दूसरा कोई राम राज्य स्थापना करने की सोच भी नहीं सकता जो भगवान श्री राम ने स्थापना करी। और जब संविधान लागू हो गया, लोकतंत्र लागू हो गया, तो यथा प्रजा तथा राजा, जैसी प्रजा होगी वैसा राजा होगा। आज भारत का नागरिक गुर्राना चाहता है। आज भारत का नागरिक ये चाहता है कि कोई भी देश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रसिया हो, उससे भारत बराबर की हैसियत से बात करे। हमारा नागरिक आज दब करके बात नहीं करना चाहता। तो जो मोदी जी की सरकार आई है वो जनता की इच्छा पे आई है। मोदी जी अगर शेर के चिन्ह को ज्यादा आक्रामक दिखा रहे हैं तो इसमें मोदी जी की महानता नहीं है, ये भारत के 130 करोड़ जनता की महानता मैं बताना चाहूंगा आपको इस मंच के माध्यम से। एक बड़ी अजीब सी स्थिति है। वो अजीब सी स्थिति ये है कि बातचीत में ये कहा जा रहा है कि परिवर्तन नहीं किया गया है। दूसरी तरफ अगर ये महसूस कर रहे हैं कि शेर का मुंह खुल गया है तो इसको जायज ठहराने के लिए अलग अलग माध्यमों से लोग तर्क जरूर दे रहे हैं। हमारे साथ विनय कुमार मिश्र जी भी ये कह रहे हैं कि भाई भारत अब इस स्वरूप में है जिसके तहत अब शेर ऐसा दिख रहा है। तो समझ नहीं आ रहा है कि सत्य बोल कौन रहा है। एक तरफ तर्क है कि बदला नहीं गया, दूसरी तरफ लोग बोल रहे हैं कि अगर शेर अब गुर्राएगा नहीं तो फिर जाके 8 साल में हमने किया क्या। मेरे साथ देवेंद्र वर्मा जी, और देवेंद्र वर्मा जी आपसे जानना चाहता हूं, एक मजबूत सरकार देश में, एक प्रचंड बहुमत की सरकार देश में, एक निर्णय लेने वाली सरकार देश में, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और उसके प्रति समर्थन व्यक्त करने वाले लोग दलील देते हैं। तो आपसे जानना चाहता हूं
कि क्या ये मजबूत सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि अगर वह राजकीय चिन्ह में परिवर्तन करना चाहे तो नहीं कर सकती? ये आपसे सवाल है। क्या परिवर्तन अधिकृत रूप से नहीं हो सकता, इसलिए कर तो दिया पर यह मानने की जरूरत नहीं कि किया, और बाकी समर्थकों के माध्यम से माहौल बना दिया कि देखो जो शेर का मुंह नहीं खुलता था अब वो दहाड़ने लगा है। तो थोड़ा देवेंद्र वर्मा जी आप रोशनी दें तकनीकी पहलुओं पर कि इस देश का संविधान राजकीय चिन्ह में परिवर्तन की इजाजत सरकार को देता है या नहीं देता है? क्या सरकार बेबस है कि वो परिवर्तन करना तो चाहती है पर ऑफिशियली नहीं कर सकती, इसलिए अनऑफिशियल कर दिया गया है? तो थोड़ा आपसे रोशनी मिले इसमें। पहली बात तो मेरा ये कहना है कि इस एम्बलम में शेर के आकार में या शेर के एक्सप्रेशन में किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ नहीं है जी। ये वैसा का वैसा ही है जी। जैसा कि 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पृष्ठ के ऊपर छापा गया था जी। और ये एम्बलम जो बनाई प्रतिकृति बनाई है जो कि संसद भवन के ऊपर लगाई है, ये एक निश्चित प्रक्रिया के अंतर्गत होते ये सब काम। ऐसा नहीं होता कि केवल एक व्यक्ति ने निर्णय ले लिया, इसके लिए कोई कमेटी बनी होगी, 10-12 लोग होंगे, अध्ययन किया गया होगा उसका, सारनाथ वाले का। और सारनाथ वाला भी नहीं है ये, सारनाथ जैसा कि एक नंदलाल बोस थे और उनके एक शिष्य थे दीनदयाल भार्गव। एक्चुअली दीनदयाल भार्गव ने कई बार उसका मैं देख के उसके एक्सप्रेशन देख के एक चित्र बनाया, एक डायग्राम बनाया और वो अडॉप्ट किया गया था हमारे भारत के संविधान के लिए। तो ये ओरिजिनल सारनाथ जैसा कि डिस्कशन में आ रहा है कि 35 जगह है, लेकिन हमने केवल सारनाथ का लिया था, इसलिए सारनाथ के ऊपर ही हमें केंद्रित होना पड़ेगा। और सारनाथ के उस स्कल्पचर से ही एक प्रतिकृति बनाई और फिर वो डिजाइन जो है उसको अडॉप्ट किया गया। उसमें किसी प्रकार का, मेरे मत में भी उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, क्योंकि ये कोई ऐसा छोटा मोटा काम नहीं रहता। जब शासन में, शासकीय व्यवस्था में ये सारी चीजें बहुत बारीकी से देखी जाती हैं, एक कमेटी बनाई जाती है, वो कमेटी उसके ऊपर विचार करती है। इसमें भी 8-10 लोगों ने, 8-10 डिजाइनर थे, 8-10 एक्सपर्ट इस फील्ड के, उन्होंने इस सबको देखा, फिर उन्होंने फाइनल किया, फिर एक क्ले की मूर्ति बनाई, फिर क्ले के बाद में उसको ढाला गया, कितने भागों में डाला गया, ये सब एक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। ये निश्चित तौर पर एक दृष्टि दोष है, क्योंकि यदि वो मूर्ति ऊपर लगी हुई है और वो मूर्ति 1.6 मीटर के बजाय 6.5 मीटर की बनी है, तो निश्चित तौर पर उसका मुंह ज्यादा खुला दिखेगा, उसके दांत ज्यादा विजिबल होंगे, उसके एक्सप्रेशन थोड़े से और ज्यादा वाइडर होंगे। इस सब वजह से इनको अलग अलग वो दिख रहा है। थोड़ा राजनीतिक सवाल कर लेता हूं आपसे देवेंद्र जी। अब आप नौकरी में तो है नहीं, तो राजनीतिक विषयों को इस संदर्भ में भी टिप्पणी तो कर ही सकते हैं इस देश का जागरूक नागरिक होने के नाते। ये दृष्टि दोष है या दृष्टिकोण दोष है, इस पर टिप्पणी कीजिए ना। जो आप बता रहे हैं कि ये दृष्टि दोष है, वस्तुतः दृष्टि दोष है या दृष्टिकोण दोष है? एक्चुअली दृष्टिकोण दोष से ही दृष्टि दोष हो जाता है जी। तो दृष्टिकोण दोष भी है, क्योंकि अभी इन दिनों जो देश का माहौल है वो ऐसा है कि हमें तो जो कुछ भी ये सरकार करेगी उसमें कुछ खामियां ढूंढना है। तो वो खामियां कैसे ढूंढी जाए, ये पूरा सेंट्रल विस्टा का जब आरंभ हुआ योजना का, तब से इसका विरोध हुआ, जबकि इसकी बहुत आवश्यकता है देश में। आज स्वतंत्रता के 75 वर्ष के पश्चात भी हमारा संसद भवन कितना छोटा है, वो उसकी कल्पना आप जो वहां पर गए उनको देखने को मिलती है, क्योंकि पहले भी उसका एक्सटेंशन हुआ, जो एनेक्सी बना के अंडरग्राउंड लाइब्रेरी और संग्रहालय बना के उसका एक्सटेंशन किया गया है, लेकिन फिर भी वहां के बरामदों में और सब जगह सामान भरा हुआ है। तो निश्चित तौर पर संसद भवन की आवश्यकता है। और हाउस में भी, अब ये अभी के लिए नहीं, केवल आगे आने वाले वर्षों में जब डिलिमिटेशन एक्ट, निश्चित रूप से आप जो बात कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो ये वर्तमान का संसद भवन है, ये 1920 से लेकर 1927 तक बना था। 7 साल इसका निर्माण कार्य चला था। तो मानकर चले तकरीबन 100 साल की उम्र इस भवन की पूरी होने जा रही है। 100 साल के बाद भी अगर हम ये माने कि वो भवन हमारी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा कर देगा, तो ये थोड़ी ज्यादती है। लेकिन मैंने जो सवाल किया था देवेंद्र वर्मा जी, उसका उत्तर मुझे नहीं मिला। क्या सरकार को अधिकार है राष्ट्रीय चिन्ह में बदलाव का, या सरकार को यह अधिकार नहीं है इसलिए पीछे दरवाजे से करने की जरूरत आन पड़ती है? इस पर एक स्पष्ट टिप्पणी आपसे चाहिए। क्या इस देश का संविधान, इस देश का कानून, इस देश की व्यवस्थाएं सरकार को राजकीय चिन्ह के संदर्भ में परिवर्तन की अनुमति देते हैं या नहीं देते हैं?
चिन्ह के संबंध में जो अधिनियम है, वो अधिनियम सरकार को इसके चिन्ह में परिवर्तन का अधिकार तो देता है, लेकिन बहुत केवल बेसिक थोड़ा बहुत अंतर है। एकदम से सिंह की जगह के ऊपर और कुछ कर दे, ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए थोड़ा बहुत डिजाइन में यदि परिवर्तन करना चाहे तो तो कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार को वाकई ये बोध कराना था देश को, दुनिया को, कि अब हमारा शेर दहाड़ने लगा है, डर पैदा करने लगा है, तो सरकार ये आधिकारिक रूप से भी करने का अख्तियार रखती थी, ऐसा देवेंद्र वर्मा जी हमें बता रहे हैं। तो क्या सरकार डर गई, उसने आधिकारिक रूप से नहीं किया? यह वस्तुतः दृष्टिकोण का ही दोष है, क्योंकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लगातार ही विपक्षी नेताओं के निशाने पर रहा है। इसको और विस्तार देने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में मोदी सरकार से विशेष प्रेम रखने वाले स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक निशांत वर्मा जी जुड़ चुके हैं। निशांत जी से समझने की कोशिश करते हैं इस विवाद के संदर्भ में। क्या निशांत जी, आप इत्तेफाक नहीं रखते कि शेर तो बहाना है, कुल मिलाकर हमें तुम्हारे कुछ ना कुछ कहने पर, करने पर सवाल उठाना है, तो इसलिए अगर आपने पूजा की तो पहले इस पर सवाल उठा लिया, मोदी जी ने अनावरण किया तो इस बात पर सवाल उठा लिया, संसद भवन है, लोकसभा अध्यक्ष करते, आप कौन होते हैं, और अब कुछ नहीं मिला तो शेर के डिजाइन पर सवाल उठा दिया। निशांत जी, आपकी टिप्पणी, गैर जरूरी है ये सवाल, या आप इसके बीच में कोई गहराई देख पाए हैं और आपको लगता है कि ये ऐसे प्रश्न हैं जिसके उत्तर आने चाहिए? धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं 3-4 छोटी छोटी बातें रखूंगा। सबको मैंने सुना और मैं देखता आ रहा हूं कि कल से कितना भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी को पसंद करने वाले लोग, जाने क्या क्या अनाप शनाप बातें करेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पुरानी आदत है मोदी जी की, एक तुर्रा छोड़ दिया सब लोग डिफेंड करने निकलते हैं जी। अब यहाँ तो मुझे प्राइमरी बात ये लग रही है कि जो बनाने वाली कंपनी है या लोग हैं, शायद उनसे कुछ गलती हुई है जी। क्योंकि मैं भी समझता हूं कि ऐसे ही नहीं बन जाती कोई भी कलाकृति, उसको बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बड़े उसके प्रोटोटाइप बनते हैं, उसके मॉडल बनते हैं, फाइनली उसको जा करके बनाया जाता है। लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं कुछ बनाने वालों से गलती हुई है, लेकिन क्योंकि मोदी जी के राज में हुई है तो उसको गलती नहीं कहा जाएगा, उसको अधिकार कहा जाएगा। और इस तरीके की बातें की जाएगी कि शेर का मुंह खुल गया है, अब वो दहाड़ने लगा है, जैसे कि 1971 में तो बिल्ली म्याऊं कर रही थी ना। लेकिन ये सब बातें गौण है। प्राइमरी मुद्दे पे और मुख्य मुद्दे पे मैं आ जाता हूँ। डॉक्टर साहब, हमारा एक कानून है, द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 2005 जी। उसके अपेंडिक्स 2 में, यानी कि दूसरे भाग में, हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है, एम्बलम है जी, उसकी डिजाइन दी गई है। उसके अंदर एक एक कतरा उसका जिस तरीके से होना चाहिए वो डिफाइंड है, और उसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि दिस डिजाइन इज मोर डिटेल्ड एंड मेंट फॉर रिप्रोडक्शन इन बिगर साइजेस। यानी कि ये जो डिजाइन है इसी को बड़ा किया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल यही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होंगे। ये हमारे कानून में है जी। अब वो मोदी जी का शेर दहाड़ता है, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। अनुपम खेर की ट्वीट देखिए, आप हंसेंगे, काटता भी है, शेर काटता नहीं है, फाड़ता है। लेकिन खैर, जहां तक बात आ रही है इस शेर को देखने की, 4 मुआ शेर जो हमारा प्रतिबिंब है नई सेंट्रल विस्टा के ऊपर, कल सबने देखा, कल से देखे ही जा रहे हैं जी। मुझे लगता है कि ये सारनाथ से कंपेयर करने की बात ही गलत है, चाहे वो पुरी साहब हो, चाहे पैनल पे कोई हो या अन्य जी। सारनाथ में क्या था, क्या है, वो इतिहास है, वर्तमान है। लेकिन मेरे कानून में क्या है, संविधान में क्या है, जो पार्लियामेंट का पास किया हुआ एक्ट है उसमें क्या है, वो फाइनल है जी। अब उन 4 शेरों के कितने कान थे, कितने पैर थे सारनाथ में, मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो मेरा कानून और संविधान कहता है मेरे लिए वो फाइनल है जी। अब मैं यहाँ तक जाके कह सकता हूँ कि लोग तो शेर पे अटके हुए हैं। उसी बड़े नए प्रतिबिंब के अंदर जो इन्होंने कलाकृति बनाई है उसमें देखिए तो घोड़े का दाहिना पैर गलत तरीके से बनाया है। अगर सारनाथ की बात करते हैं तो सारनाथ का अगर आप टीवी पे चला पाए, मैं तो अनफॉर्चुनेटली ऑडियो पे हूँ, अगर सारनाथ का अंदर जो एम्बलम है जिसको लिया गया है उसकी रियल तस्वीर चलाई जाए और कल मोदी जी ने अनावरण किया है उसकी तस्वीर निकाल के देखी जाए तो उसमें घोड़े का दाहिना पैर भी गलत बनाया जी। अब ये कौन कहेगा कि ये अरे थोड़ा सा गलत हो गया। माफ कीजिएगा, आप देश की नई संसद के ऊपर इतने बड़े एक आवरण को लगा रहे हैं क्योंकि मेरे देश का प्रतीक है, उसमें तो रत्ती भर भी डिजाइन में प्रो रेटा रेशियो में कमी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो विश्व गुरु हैं।
हमारे यहाँ कल को ये कहा जाएगा कि भाई देखिए शेर जो है अब दहाड़ने लगा है, डॉक्टर साहब फिर कहेंगे 24 तीलियां जो है जिसको स्पोक कहते हैं चक्र में, अशोक चक्र में, उसको भी बढ़ा के 56 कर दो, क्योंकि हमारे देश में तो 56 इंची सीना चलता है। ऐसी बातें करना, इस तरीके की बातों को बढ़ावा देना, एक गलती को ढांकना मुझे उस बात को याद दिलाता है कि एक झूठ बोलने के बाद उसको छुपाने के लिए, उसको दबाने के लिए 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं। साफ प्रतीत होता है कि बनाने वाले ने जो आउटपुट है वो थोड़ी गलत जरूर हुई है, बजाय उसको ठीक करवाने के, क्योंकि बहुत बढ़िया है उन्होंने सेंट्रल विस्टा पे लगाया है। मैं तारीफ करूंगा कि ये एक राष्ट्रीय चिन्ह को इतने बड़े तौर पे दिखाने की पूरी दुनिया को कोशिश है, वेरी नाइस। लेकिन अगर उसमें खामी है, लेकिन क्या करें, एक वो बात होती है ना कि मेरे पापा तो गलत हो ही नहीं सकते। तो मोदी के फॉलोअर्स, मोदी के भाजपा वाले, संघ वाले और उनको पसंद करने वाले ये मानने को ही तैयार नहीं है, और इसीलिए ये फालतू का विवाद बन के रहे, फालतू का बिगाड़ बन गया। लेकिन निशांत जी ने तार्किक बातों के साथ से इस विषय को दिशा देने की कोशिश की। उनका कहना है कि हमारे कानून के अंतर्गत स्पष्ट तौर पर राजकीय चिन्ह को विस्तृत तरीके से बताया हुआ है, तो जो बनना चाहिए वो उसकी प्रतिकृति ही बनना चाहिए। उनका मानना है निशांत जी का कि कहीं ना कहीं बनाने में दोष रहा है, जरूरत थी सहजता से उसे स्वीकार करने की, उसे ठीक कराने की, पर उसको नए आयाम देने की कोशिश सरकार के समर्थक कर रहे हैं। लेकिन सरकार के समर्थक कर रहे हैं वो तो ठीक है, विपक्ष क्या कर रहा है इसको लेकर फिर एक बार सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाते हैं। और सुरेंद्र राजपूत जी की पार्टी के प्रमुख नेता, लोकसभा में संसदीय दल के नेता माननीय अधीर रंजन चौधरी जी लिखते हैं, सुरेंद्र राजपूत जी, कृपया दोनों कृति में शेरों के चेहरे को देखिए, या सारनाथ को प्रदर्शित करता है या फिर गिर के शेरों को, इसे देखिए और जरूरत हो तो दुरुस्त कीजिए। ये सारनाथ के शेर और गिर के शेर को अलग बताने की कोशिश अधीर रंजन चौधरी कर रहे हैं। क्या दृष्टिकोण है? क्या इस देश में पाए जाने वाले सिंह और सारनाथ के सिंह अंतर है? क्या ये जताना चाहते हैं कि अशोक ने अफ्रीका के सिंहों को दिखाने की कोशिश की थी, इस देश में पाए जाने वाले सिंहों के संदर्भ में नहीं? या गिर के शेर से आपको इसलिए चिढ़ हो गई अधीर रंजन चौधरी जी को कि वो गुजरात से ताल्लुक रखता है, गुजरात से नरेंद्र मोदी ताल्लुक रखते हैं, इसलिए गिर के शेरों को आप दिखाएंगे? इतनी हिम्मत? मैं ये कह रहा था कि जो दृष्टि दोष और ये सारी चीज, कुछ लोग कवर एजेंट बन के आ जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी खुल करके आए ना, भारतीय जनता, जैसे चिंतामणि जी हैं, अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, बढ़िया होना चाहिए, इनको अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार। लेकिन यहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई शेर दहाड़ेगा जैसे पहले नहीं दहाड़ता था। आप 1948 से भारत को देखिए, उत्तरोत्तर तरक्की कर रहा है। कब भारत ने जो है अपने आप का मुंह नीचे किया? आप एक 62 के वार को छोड़ दीजिए, वहां हमारी एक पराजय हुई थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, वो अपनी जगह। उसके अलावा एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान किसने किए? सिक्किम को किसने मिलाया भारत में? गोवा को किसने मिलाया भारत में? आप परमाणु विखंडन किसने किया? बैंकों का नेशनलाइजेशन, जिन बैंकों को दोबारा से अपने दोस्तों को प्रधानमंत्री जी देने जा रहे हैं, उन बैंकों का नेशनलाइजेशन किसने किया? कोऑपरेटिव बैंकों की स्थापना किसने की? प्रथम दुग्ध क्रांति किसने की? प्रथम हरित क्रांति किसने की? राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड के कानून कौन लेकर के आए? मनरेगा कौन लेकर के आया? आप इतने जितने क्या नाम एम्स थे, जितने आईआईटी थे, या भाखड़ा नंगल डैम से लेकर के आज तक के जितने डैम थे, ये किसने? ये भारत की शक्ति का, भारत के स्वाभिमान का, भारत के दहाड़ने का प्रतीक है। पूरे देश, पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से ये जो इतिहासकार महोदय बैठे हैं, देवेंद्र वर्मा जी बैठे हैं, इनको शायद पता नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी होकर के रिटायर हुए हैं, लेकिन नॉन अलाइंड मूवमेंट कौन लेकर के आया था? गुट निरपेक्ष भारत। तो ये भारत की शांति का, शक्ति का, स्वाभिमान का प्रतीक, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो। हम ये नहीं कहते कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ये सरकार, वो क्या नाम, भारत पराधीन हो गया था, लेकिन इन लोगों की एक आदत सी पड़ गई है कि हर कांग्रेस के काम को डिमीन करने की, हर कांग्रेस के कार्यकर्ता को तुच्छ दिखाने की, और उसके अलावा जब ये बात करते हैं, आते हैं, अपने आप आईएसआई को पठानकोट में लाते हैं तो ये राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक हो जाता है। अपने आप जाकर के बिरयानी खाने चले जाते हैं, पता नहीं वहां नवाज शरीफ के यहाँ कौन कौन सा आतंकी बैठा था, तब ये राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक हो जाते हैं।
तब ये राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक हो जाते हैं जब इनका कार्यकर्ता कश्मीर में आतंकियों को हथियार सप्लाई करता है और उसके बाद जब पकड़ा जाता है वो तो 2 लाख रुपए का इनामी हो जाता है। इनके कार्यकर्ता जब अमरनाथ के श्रद्धालुओं पर क्या नाम हमला करने की कोशिश करते हैं, वो अमित शाह के साथ बिरयानी खा रहा था उनके पीछे खड़ा होकर के, वो हमें नहीं पता क्या कर रहा था, लेकिन वो बात देखने की चीज है क्योंकि अमित शाह जी हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है, गृह मंत्री। आप ये सारे इनके लिए गौरव के प्रतीक है। ध्रुव सक्सेना मध्य प्रदेश से है, चिंतामणि जी, आईएसआई के जो एजेंट है ध्रुव सक्सेना, वो इनकी आईटी सेल में काम करता है। ये संयोग है या प्रयोग है, इस पर ये लोग नहीं जवाब देंगे। ये लोग जवाब किस पर देंगे कि जो परमाणु शक्ति युक्त जिस पार्टी ने भारत को किया, वो पार्टी जो है वो गलत लोगों की है। भारत को आजाद जिस पार्टी ने कराया या उसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, वो पार्टी जो है वो तो डिमीन है। और जो लोग अंग्रेजों के दलाल थे, जो लोग मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के और अंग्रेजों के साथ मिलकर के ये बताते थे कि भारत छोड़ो आंदोलन के आंदोलनकारियों को कैसे डंडे मारे जाएं, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी देशभक्त थे। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी देशभक्त थे जिनको सुभाष चंद्र बोस जी ने कलकत्ता से भगा दिया था। जब तक सुभाष चंद्र बोस जी कलकत्ता में रहे एज ए मेयर, तब तक श्यामा प्रसाद जी जा नहीं पाए वहां पर। इन सारी चीजों को लेकर के ये लोग, चूंकि इनका अतीत दागी है, अतीत शर्मनाक है, इसलिए कांग्रेस को शर्मनाक करने की कोशिश करते हैं, कुत्सित प्रयास करते हैं इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करने के लिए। तो मैं हिमांशु जी इनसे आग्रह करता हूं कि भाई आपका इतिहास दागी है तो अपना इतिहास बना लो। सरदार पटेल की मूर्ति बनवाएंगे, हमारा बिल्कुल सहमति, लेकिन बनाएंगे चाइना से, क्योंकि इनके पिता क्या नाम वो रिश्तेदार है ना, वो जी जिनपिंग उसी गांव से आए जहां से वड़नगर वाला कहानी थी चाय पिलाने वाली, आपको याद है, ठीक है कि नहीं? क्योंकि वो हेन सांग को वहीं भेजे थे जी जिनपिंग के दादाजी जो है नरेंद्र मोदी जी के दादाजी से मिलने के लिए, तो इसलिए ये मूर्ति भी वहीं से बनवाएंगे। इसीलिए ट्रेड इम्बैलेंस रखेंगे ये कि भारत का एक्सपोर्ट से चाइना का एक्सपोर्ट भारत को 10 गुने से ज्यादा का होगा। ट्रेड इम्बैलेंस। तो सुरेश जी, आपने पर्याप्त भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में अपनी टिप्पणियों के माध्यम से प्रहार कर लिया, लेकिन 2-4 शब्द तो उस सवाल के संदर्भ में भी तो कह दीजिए ना जो मैंने आपसे किया था। आपने अपने मन की बात तो पूरी कह ली, पर थोड़े हमारे मन की बात भी तो सुन लेते आप, जो हमारी जुबान पर आई थी। हमने ये जानना चाहा था अधीर रंजन चौधरी के हवाले से, जिसमें उन्होंने बताया था कि सारनाथ के अशोक स्तंभ पर बने शेरों का चरित्र बदलना कुछ और नहीं, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान है, या सारनाथ को प्रदर्शित करता है या फिर गिर के शेरों को। मैंने जानना चाहा था आपकी पार्टी के लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी को गिर के शेरों से इतनी चिढ़ क्यों है? इसलिए कि गुजरात में गिर है, गुजरात से मोदी हैं, और मोदी जहां से हैं वहां से चौधरी जी कैसे भाग सकते हैं, बताइए ना। गिर भी हिंदुस्तान में है और सारनाथ भी हिंदुस्तान में है। हम लोग ये काम नहीं करने वाले कि यहाँ इसकी सरकार है, यहाँ हम सब हिंदुस्तानी हैं। नरेंद्र मोदी जी भी देशभक्त हैं और हमारे यहाँ के सब लोग भी देशभक्त हैं। पैनल पर बैठे मतांतर हो सकता है, लेकिन देशभक्त सब है। राज्यसभा हमारे अपने। हमने तो आपसे एक लाइन की बात कही, आप मुझे ये बता दीजिए हिमांशु भाई, एज ए सरपंच होकर के, कि आपको क्या तकलीफ है कि 5 एक्सपर्ट और 5 अरे मैंने तो मान लिया आपकी बात, मैं तो उस विषय को लेकर लगातार बात कर ही रहा हूं सुरेंद्र राजपूत जी, लेकिन एक व्यक्ति जो इतने जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ है, जिसको आपने एक प्रदेश का अध्यक्ष बनाया हुआ था, जिस व्यक्ति को आपने अपने लोकसभा में सांसदों का नेता बनाया हुआ है, उसने लिखा क्या है, इसका उत्तर तो देना पड़ेगा ना सुरेंद्र राजपूत जी। आप एक जिम्मेदार ओहदे पर हैं, जिम्मेदार राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हैं, वो ये कह रहे हैं कि क्या दिखाना चाहते हैं, या सारनाथ को प्रदर्शित करता है या फिर गिर के शेरों को। मैं आपसे जानना चाहता हूं बहुत विनम्रता के साथ कि गिर के शेरों के दिखाने को लेकर आपत्ति क्या है? क्या आप मानते हैं कि सारनाथ में जो शेर दिखाए गए वो इस देश के शेर नहीं थे, अशोक कहीं और के शेरों को प्रतिबिंबित किए हैं, या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं अधीर रंजन चौधरी आवेश में वैसी ही गलती कर गए जैसी गलती आपको लगता है कि मूर्तिकार कर गया बनाने के संदर्भ में? निशान जी मानते हैं गलती कर गया बनाने के संदर्भ में। सीधा सवाल है, मैं सीधा जवाब इसमें दे रहा हूं, चाहे गिर का शेर हो चाहे सारनाथ में प्रतिबिंब हो, सारे शेर भारतीय हैं। मसला यहाँ पर शेरों का नहीं है, मसला यहाँ पर प्रतीक का है। जिस प्रतीक को आपने अंगीकार किया है
और जिस 2005 के एक्ट के साथ आप बिल्कुल सीधी सीधी बात कर रहे हैं, दीनदयाल उपाध्याय ने, दीनदयाल ओझा जी जो बात अभी वो कह रहे थे अपना देवेंद्र जी, मैं आपको बताऊं, अगर जो चीज वो है वहां पर वो जो प्रतीक को अंगीकार किया, अगर वो नहीं है तो चाहे वो गिर का शेर हो, चाहे केरल का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, फिर तो बात ही नहीं बनती ना। बात ही नहीं बनती। कुल मिलाकर इसका समाधान हो जाएगा। मैं वापस चिंतामणि जी आपके पास आता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, ये आपके लोग इतने बेसब्र क्यों होते हैं? आपके लोग गलती को भी गलती मानने के स्थान पर या शंका का समाधान करने के स्थान पर अपने किए हर कार्य को जायज ठहराने के लिए इतने व्याकुल, इतने आतुर क्यों रहते हैं? सवाल इस बात को लेकर उठा कि क्या ये हमारे कानून में वर्णित राजकीय चिन्ह के अनुरूप बना है या नहीं बना है। आप तो स्वयं जिम्मेदार सांसद रहे हैं। ऐसे विवादों का समाधान समिति के माध्यम से होना सबसे श्रेयस्कर होता है। एक सर्वदलीय समिति बनती है, कायदे अनुसार तो वो सर्वदलीय समिति पहले भी बननी चाहिए थी जब राजकीय चिन्ह के संदर्भ में लगाना तय हुआ था। अगर उस समिति के द्वारा अनुमोदन किया होता जिसमें बाकी दलों के लोग भी होते तो शायद ये विषय विवाद का कारण बनता ही नहीं। अमूमन ऐसा रहता भी है। पर आप उसके स्थान पर एक तरफ ये कहते हैं कि कोई परिवर्तन हुआ नहीं, दूसरी तरफ आपके समर्थक या आपकी पार्टी के लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 75 साल बाद भारत बदला हुआ है, इसलिए शेरों का स्वरूप बदला हुआ है। वो दहाड़ने लगा है, वह बताने लगा है, वह डराने लगा है। थोड़ा बताइए ना, किसको डरा रहे हैं, किसको धमका रहे हैं, या सही बात आइए किसको बहका रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जितने भी निर्णायक लोग हैं, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने अपनी बात कह दी, विषय समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने ये सेल्फ गोल कर लिया है और जैसा कि हर मुद्दे पर ये मुंह की खाते हैं, इस मुद्दे पर भी मुंह की खाएंगे, क्योंकि ये गलत ट्रैक पर, गलत रास्ते पर गलत विवाद कर रहे हैं। और ये फिर विवाद डालते हैं कि मोदी जी विवाद करा रहे। अरे भैया, आप मत उठाओ ऐसे विषय, आप उठाओ ना महंगाई का विषय, आप उठाओ ना दूसरे जो विषय हो सकते हैं, जो भी मुद्दे आपको लगता है। लेकिन क्या परेशानी है कि कांग्रेस, अरे चिंतामणि थोड़ा विषय पर रही है, आप कैसी बात कर रहे हैं भाई? अगर कांग्रेस ने या बाकी विपक्ष के नेताओं ने ये कहा कि यह स्वरूप बदला हुआ है तो पूरी भाजपा की ओर से या केंद्रीय मंत्रियों की ओर से जवाब आना था या देश के प्रधानमंत्री की ओर से जवाब आना था कि बदलाव नहीं हुआ। एक, या बदलाव के संदर्भ में अगर जिम्मेदार नेता शंका पैदा कर रहे हैं और आपके मन में विपक्ष के लिए कोई सम्मान है, विपक्ष की बात का कोई स्थान है, तो शंका का समाधान करने की कोशिश करेंगे या तानाशाही स्वरूप का प्रदर्शन करते हुए कहेंगे कोई गलती नहीं है और हम कोई बात नहीं सुनेंगे। दूसरा सवाल ये, सवाल तो आपके समर्थकों के द्वारा पैदा किया जा रहा है, उनके दलीलों के द्वारा पैदा किया जा रहा है, जो लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर शेर का स्वरूप बदल गया तो गलत क्या है? देश बदल गया है, देश का स्वरूप बदल गया है, देश का तरीका बदल गया है, देश की सोच बदल गई है, देश की ताकत बदल गई है। इतने बदलावों के माध्यम से आप संभावित शंकाओं को जायज ठहरा दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर दिया, विपक्ष ने अपने हाथों से गोल कर दिया। हमें तो यह समझ में नहीं आ रहा कि आप खड़े कहां हैं चिंतामणि जी? वाकई ईमानदारी से बताइए तो सही। पूर्व सांसद, मध्य प्रदेश भाजपा के सम्मान्य उपाध्यक्ष, बताएं तो सही हैं किसके साथ? उन लाखों समर्थकों के साथ है जिसमें हमारे साथ विनय कुमार मिश्रा जी भी शामिल हैं इतिहासकार के तौर पर। ये भारत बदला हुआ है तो शेर का स्वरूप भी बदला हुआ है, या आप अपने माननीय केंद्रीय मंत्री के साथ हैं जो कह रहे हैं अरे भाई हमने कुछ नहीं बदला है, जैसा था वैसा ही है? तो बताइए तो सही। देश भ्रमित हो गया आप लोगों की दलीलों से। देखिए, संसद का सवाल है और विपक्ष को अगर जवाब देना है तो वो जवाब संसद में ही दिया जाएगा और संसद में ही सवाल होंगे। ये चौराहों पर, गलियों पर डिबेट पे देने वाला जवाब नहीं है। जहां जिम्मेदारी से दिया जाएगा, अगर अथॉरिटी ने दे दिया, लेकिन उसके बावजूद अगर चर्चा होगी तो संसद में दिया जाएगा। लेकिन यहाँ बोलिए, प्रधानमंत्री बोले, ये बोले, एक वो अशोक गहलोत जी कह रहे थे कि उनके राज्य में जो है गर्दन कटती है, उनके राज्य में जो कुछ होता है वो जवाब पर वो बोलते हैं, प्रधानमंत्री जो है वो टीवी पर संबोधित करे देश को। ये इसी तरह के मूर्खतापूर्ण सवाल है। लेकिन मैं एक बात और, मेरे को थोड़ी सुरेंद्र राजपूत जी से थोड़ा सा एक वो है, परेशानी है, मैं तो कह सकता हूँ, और ये कांग्रेस का है भी, उसमें मैं इनको भी शामिल कर सकता हूँ, हमारे वर्मा साहब को भी, निशांत जी को भी, कि ये तमाम इन्होंने नाम गिना दिए गए। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आतंकवादी, ये यहाँ आतंकवादी का टीम पकड़ा गया, ये जिसने गर्दन काटी वो भाजपा नेता के पास खड़ा था। आप इसमें बारीकी देखिए कि ये भाजपा को आतंकवाद के लिए दोषी ठहरा रहे हैं,
मुस्लिम आतंकवादियों को या मुसलमानों को या कट्टरवादियों को नहीं बता रहे हैं। ये भी एक तरह का बड़ा तुष्टीकरण है। इस तरह के तुष्टीकरण कांग्रेस हमेशा करती आई है। बताइए, दोषी भारतीय जनता पार्टी हो रही है। इन्होंने पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ली और बताया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं, गले काट रहे हैं, और जो भी ये लोग पकड़े गए ये सब। तो जब भाजपा नहीं थी तब आतंकवाद नहीं था क्या? जब भारतीय जनता पार्टी भाजपा थी कब नहीं, माननीय चिंतामणि जी? भाई देश आजाद हुआ, की स्थापना कर दी, उसके बाद में विखंडन हुआ, 1980 में फिर आप आ गए। तो देश की आज़ादी के साथ आप इतिहास का हिस्सा रहे हैं, इसलिए इसमें आपको कोई परहेज करने की बात नहीं है। लेकिन मैं इस समय कांग्रेस भाजपा पे जाना नहीं चाहता, मुद्दे पर रहना चाहता हूं। मुद्दा इस बात को लेकर था कि इस देश के राजकीय चिन्ह में बदलाव हुआ या नहीं। भारतीय जनता पार्टी की दलीलें भ्रम पैदा कर रही हैं। एक तरफ केंद्रीय मंत्री हैं जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है, जैसा कानून में वर्णित है वैसा ही प्रस्तुत किया गया। मूर्तिकार बता रहे हैं कोई परिवर्तन नहीं किया गया, वैसे का ही वैसा किया गया। लेकिन जो सवाल विपक्ष ने उठाए, उन सवालों को गैर जरूरी करार देने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन करने वाले लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ये जाहिर कर रहे हैं कि बदलाव हो गया है, और वो ये बता रहे हैं कि जैसा देश बदल गया है तथाकथित तौर पर, वैसा ही इस देश का राजकीय चिन्ह भी बदल गया है। तो कुल मिलाकर ये केंद्र सरकार की इस समय जिम्मेदारी हो जाती है कि वह शंकाओं का समाधान करे, या तो अपने समर्थकों के संदर्भ में इस बात की पुष्टि करे कि हाँ हमने बदल दिया है, जैसे हमने देश को बदल दिया वैसे ही राजकीय चिन्ह बदल दिया, या अपने समर्थकों को समझाइश दे कि कुछ नहीं बदला है, ये देश के अंदर राजकीय चिन्ह के परिवर्तन के संदर्भ में कोई फैसला नहीं किया गया है। अगर कहीं कोई गलती हुई है तो उसको जानने की कोशिश करेंगे, सर्वदलीय समिति बनाएंगे, संसदीय समिति बनाएंगे, वह अपनी रिपोर्ट दे, उसके अनुसार कदम उठाएंगे। एक लोकतांत्रिक देश के अंदर विपक्ष की आवाज़ का केवल बोला जाना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि उसे सुना जाना भी महत्वपूर्ण होता है। उम्मीद करते हैं जो सरकार और जिस सरकार के मुखिया बार बार एक मजबूत विपक्ष की जरूरत देश के संदर्भ में बताते हैं, वो विपक्ष की आवाज़ को सुनेंगे और कुछ ऐसे कदम उठाएंगे जिससे ये बोध हो कि इस देश में लोकतंत्र अभी भी मजबूत हो रहा है। क्या ऐसा दृश्य देखने का मौका हमें मिलेगा? भले ही संसद के अंदर घोषणा के संदर्भ में मिले जैसा चिंतामणि जी कह रहे हैं, या सड़क पर मिले, पर ऐसा दृश्य देखने को मिले, ये एक जरूर हमारी इच्छा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि ये चर्चा इतनी जरूरी नहीं थी, इस देश में और तमाम मुद्दे हैं जिस पर बात किए जाने की जरूरत है, पर क्या करें, देश में जो बात विवाद का स्वरूप लेती है उसके समाधान के संदर्भ में कोशिश करते हैं इस प्रकार की चर्चाओं के माध्यम से पहुंचने की। उम्मीद करते हैं आज इस चर्चा में जिस नतीजे पर हम पहुंचे हैं, देश का मानस भी शायद इस नतीजे पर पहुंचे। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का, आज के शेर का। तो इस प्रकार के फालतू के विवादों में जब देश फंसता है तो उसको लेकर शायर क्या सोचता है वो आपसे साझा करते हैं। हमारा शायर कहता है कि वक्त बर्बाद करने वालों को वक्त बर्बाद करके छोड़ेगा। दिवाकर राही ने जो ये बात कही थी, या इस देश के नेताओं के संदर्भ में नहीं बल्कि इस देश की जनता के संदर्भ में। देश की जनता को वाकई तय करना चाहिए कि उसे किन विषयों के संदर्भ में विचार करने की जरूरत है और किन विषयों के संदर्भ में विवाद करने की। अगर व्यर्थ के विषयों को विवाद का स्वरूप देंगे तो कुल मिलाकर बर्बादी में ही हिस्सेदार होंगे। इसी के साथ अब मुझे दीजिए, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए सादा प्रणाम।